प्यारे देशवासियों, जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक, समता सैनिक दल का सैनिक आपके सामने फिर हाजिर हो एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। साथियों, आप सभी जानते हैं देश में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है और सारे शहर, सारे राज्य, सारे कस्बे बंद पड़े हैं। कारखाने, दुकानें, जितने भी उपजीविका के साधन हैं वह सब बंद पड़े हुए हैं। लेकिन इसी शांतता का फ़ायदा लेकर, लोगों की बेबसी का सहारा लेकर कुछ चीज़ें जो है, कुछ बदलाव जो है वो सरकार, जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है, वह बिना रोक टोक के किए जा रही है। आप शायद समझ गए होंगे कि वर्तमान में कामगारों से संबंधित जितनी भी कानूनें हैं उनमें धड़ल्ले से बदलाव किए जा रहे हैं। यह उन मजदूरों की बेबसी का फ़ायदा है, मतलब उनका गलत फ़ायदा लेना है, जो पैदल चले आ रहे हैं, अपने गांव में घर में जाने के लिए लालायित है, जहां उन्हें किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं की जा रही है। और एक ऐसा तबका है कि जिस दिन से इस कोरोना का प्रकोप हुआ है, निरंतरता से इस देश से फ्लाइट उड़ी जा रही है और उन्हें देश में लाया जा रहा है। यह विसंगति है, आपके सामने है। मतलब सरकारें रईसों के लिए, जिनकी ज़्यादा पहुंच है, उनके लिए काम करते दिख रही है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, बेसहारा है, गरीब है, पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते हुए मरने की कगार पर पहुंच रही है, लेकिन सरकार उफ तक नहीं कर रही है। और इन्हीं बीच सरकार द्वारा उनसे संबंधित कानूनों में बदलाव करने के मंशा से अपने इरादे जाहिर कर रही है। साथियों, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें बीजेपी राज्य कर रही है, एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम है मध्य प्रदेश लेबर लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी फैक्ट्री को चलाए जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है और उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी मालिक को जिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उनमें तकरीबन किसी कंपनी को 61 रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं और 13 रिटर्न्स भरने होते हैं। इस कानून के मुताबिक अब यह 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न्स भरने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी कंपनी लगाना चाहता है, वह केवल इससे संबंधित ऐप पर एक सर्टिफिकेट दे देगा कि मेरे द्वारा सारे के सारे कानूनों का पालन हो रहा है, और बस उसी सत्यापन को, उसी सर्टिफिकेट को सत्य मान करके उस कंपनी में होने वाले जो संबंधित इंस्पेक्शन है वह किए नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसमें दो अपने ही, मतलब राज्य के ही कानूनों को उन्होंने निरस्त कर दिया है या फिर उसमें शिथिलता लाई है। तो सबसे पहला है उसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जो एमपी के एक्ट के तौर पर 1961 का कानून माना जाता है। और दूसरा है मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982। इसके माध्यम से तमाम जो बदलाव है श्रम कानूनों में, उसमें बदलाव किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट
और फैक्ट्री एक्ट की जो वर्तमान प्रावधान है उसमें तकरीबन 3 साल तक शिथिलता होगी, उसका कोई भी प्रावधान राज्य में लागू नहीं होगा। ठीक। अच्छा, यह सारी चीज़ें करने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार ने जो रीज़न दिया है वह बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है। वह रीज़न है कि श्रमिकों की कमियों की वजह से इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। अब यह गले नहीं उतरता है कि श्रमिकों में कमी किस तरह की है। राज्य में आप जानते होंगे कि सारी तरफ बेकारी पड़ी हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि श्रमिकों की कमी की वजह से ये बदलाव किए जा रहे हैं, जो निस्संदेह झूठ लगता है। और इस तरह की जो बातें हैं वह श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है। साथियों, इस तरह का ही एक कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। उत्तर प्रदेश टेम्पररी एक्सम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉस ऑर्डिनेंस 2020, इस तरह का ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश ने भी पास किया है और तकरीबन 1000 दिनों के लिए, मतलब 33 महीनों के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और लेबर से रिलेटेड सारे के सारे कानून उत्तर प्रदेश में जितनी भी कंपनियां हैं उन पर लागू नहीं होगी। तो इस तरह का जो निर्णय है वह निसंदेह इस लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों के ऊपर किए जाने वाला सबसे बड़ा आघात है। इस लॉकडाउन पीरियड में सारे के सारे देशों के मजदूरों के हितों की रक्षा की जा रही है और भारत ऐसा एक देश है कि उनके हितों की रक्षा करने की बजाय उनके हितों के विरुद्ध काम किया जा रहा है। और वह भी उस समय जिस समय सारी की सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई है, काम हो नहीं रहा है। तो ये फिर बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? राजस्थान में भी 2014 में, तब भी बीजेपी का शासन था, वसुंधरा राजे सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को वहाँ पर भी निरस्त किया। यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक प्रिंसिपल एक्ट है कामगारों की या फिर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के संदर्भ में। यह सारे के सारे जो कानून निरस्त किए जा रहे हैं उसके पीछे की मंशा देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यह बीजेपी सरकार है वह गरीबों के या फिर मजदूरों के हितों के संदर्भ में काम करते दिखाई नहीं दे रही है। तो वह केवल और केवल रईसों के, उद्योगपतियों के हितों के संदर्भ में काम करते हुए नजर आ रही है। साथियों, ये 3 ही मात्र राज्य नहीं है, तो उसमें हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, कुछ हद तक के महाराष्ट्र है, उत्तरांचल है, ये सारे गुजरात है, ये सारे राज्य है जहाँ जहाँ बीजेपी राज्य कर रही है। उन सारे राज्यों में इस तरह की गतिविधियाँ इस दौरान सामने आ रही है और ताज्जुब है कि इन दोनों ऑर्डिनेंस की जो मैंने बात की है वह इसी महीने, मतलब मध्य प्रदेश का ऑर्डिनेंस 6 मई 2020 को हुआ है और इसी मई महीने में उत्तर प्रदेश का भी ऑर्डिनेंस है। आप सभी जानते हैं कि मई महीना पहला 1 में यह कामगार दिन करके जाना जाता है और इस कामगार दिन के महीने के उपलक्ष्य में ही, महीने के दौरान ही भारत के कामगारों के ऊपर अनेक प्रकार से अन्याय किए जा रहे हैं। साथियों, इस संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण जो है, जो आपके सामने में रखना चाहूँगा, और वह ये है कि इस देश में 487 मिलियन वर्कर्स कुल मिलाकर के रिकॉर्ड में है और यह 2012 का रिकॉर्ड है, क्योंकि 2012 के बाद में 2014 में जब बीजेपी सरकार शासन में आए तो उनके बाद में इस तरह के आंकड़े आना ही बंद हुए हैं। तो ये जो मैं आपके सामने में आंकड़े रख रहा हूँ वह 2012 से संबंधित है, जिसके मुताबिक यह जो मैंने आपको बताया 487 मिलियन वर्कर्स, मतलब 48 करोड़ 70 लाख जो वर्कर्स है, उसमें से 94% जो वर्कर्स है, जो मजदूर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से संबंधित है। इसका सीधा मतलब है कि केवल 6% वर्कर जो है
वह ऑर्गेनाइज सेक्टर से संबंधित है, जिनकी तादाद 29.22 मिलियन के तौर पर आकी गई है। इसमें भी 2 सेक्टर्स और है, जिसमें 18 मिलियन वर्कर्स जो डायरेक्टली कंसर्न है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, और बाकी बचे हुए 11.22 मिलियन वर्कर जो है वह राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू से संबंधित है। इन बड़ी तादाद के मजदूरों के लिए काम करने वाली जो यूनियंस है, आपको शायद पता होगा कि इस देश के तमाम मजदूरों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाली तकरीबन 16,154 यूनियनें हैं, जिनकी कुल तादाद मेंबरशिप है 9.18 मिलियन, जो 15 राज्यों से संबंधित है। इन यूनियन को डील करने वाले जो मुख्य नेता है वह गरीबों से संबंधित नेता नहीं है, वह उन्हीं पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाले और खास करके एक कम्युनिटी से, ब्राह्मण कम्युनिटी से संबंधित नेता है। वे इस तरह के आयोजनों के संदर्भ में, इस तरह के गतिविधियों के संदर्भ में लॉकडाउन का कारण देकर के घर में चुप बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि फिर इन लोगों के लिए लड़ेगा कौन? तो इन लोगों के लड़ने वाला कोई भी न होने की वजह से इस देश में मजदूरों की हालत बड़ी ही खस्ता हो रही है। साथियों, ये जो प्रोविजंस है या फिर ये जो धाराएं है, इससे संबंधित जो है खास करके क्लोजर है, रिट्रेचमेंट है, लॉकआउट है और ले ऑफ, ये जो सीधी सीधी जो प्रोविजन है, अगर कंपनी को इमीडिएटली बंद करते हैं तो सरकार के नियमों के आधार पर, जो कानून में दिए हुए हैं, जो संबंधित कानूनों में दिए हुए हैं, उन कानूनों के आधार पर हर कंपनी मालिक को रिटर्न्स देने हैं या फिर उनकी रक्षा करनी है। मैं अगर मेरे ऊपर किसी कानून को लागू ही नहीं करता हो तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इस संदर्भ में किसी को जानकारी दूँ। मैं किसी भी समय मेरी कंपनी बंद कर सकता हूँ और यहाँ से भाग सकता हूँ बगैर मजदूरों के हितों की रक्षा किए हुए। तो इस तरह की जो प्रमुख जो कारखानदार है या मालिक जो है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ही इन कानूनों को बनाया जाना जरूरी लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए कानून बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, यह देश एक ऐसा देश है जहां पर शुरू से लेकर के आज तक के गरीबों के हितों के लिए मात्र बात की जाती है, कार्रवाई होती नहीं है, और यह उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। यह जो संबंधित मजदूर तबका है, खास करके आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समूह से है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि इन समुदाय से संबंधित जो बड़े बड़े नेता हैं वे क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश है। आप केवल शेड्यूल कास्ट के लोकसभा के प्रतिनिधियों को अगर लेते हैं तो उनके प्रतिनिधि संसद में तकरीबन 84 है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि तकरीबन 47 है। इन दोनों की तादाद अगर मिला दी जाए तो यह 131 खासदारों की होती है। इसी के साथ में जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन है 52%। 52% की अगर बराबरी हम देखते हैं तो वो तकरीबन 283 के पार चली जाती है। छोड़ दीजिए, उसके 50% को भी अगर ले लीजिए आप तो भी वो 141 होते हैं। ये दोनों को कुल मिला दी जाए तो 271 खासदार होते हैं। वे जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों की बातों को रखने के लिए वो संसद में गए हुए हैं, कम से कम उन्होंने तो अपने लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम इस संदर्भ में दक्षता नहीं रखेंगे, इस संदर्भ में कुछ जागरूकता लोगों में नहीं लाएंगे, वह जो ज़रूरत है जागरूकता लाने की, सीधी सी बातें हैं
इन तमाम किए गए सुधारों की वजह से है काम के जो तास पहले 8 घंटा प्रतिदिन थे, आज वह 12 घंटा प्रतिदिन कर दिए गए हैं। एक हफ्ते में पहले के मुताबिक 48 आवर्स काम करना पड़ता था, आज 72 आवर्स काम करना पड़ रहा है। मतलब यह जो चीज़ें है यह निरंतरता से कामगारों के हितों के रक्षा का उल्लंघन है। इसके लिए जो बनाए गए कानून है 2014 में बीजेपी शासन ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कामगारों से संबंधित जितने भी कानून हैं उनको निरस्त कर उन्हें 4 कोडों में डिवाइड किया जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यह जो राज्य सरकारों ने अपनी राज्य की माध्यम से जो कानूनों को निरस्त किया, उन्हें प्रमुखता से 9 कानून है, जिसमें सबसे पहला कानून है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। उसके बाद में दूसरा कानून है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तीसरा कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। चौथा कानून है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पांचवा कानून है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। छठवां कानून है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। आठवां कानून है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। और 9वां कानून है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996। ये तमाम जो कानून है जिसे निरस्त करके इन कानूनों के माध्यम, और इसमें और कुछ दूसरे कानून है जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, इस तरह के कानूनों को मिला करके इन सभी कानूनों को केवल 4 कोडों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें पहला इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड या फिर कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इस तरह का कुछ शायद नाम होगा। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तीसरा है वेजेस और चौथा है सोशल सिक्योरिटी। तो ये तमाम कानूनों को मर्ज करके 4 तरह के कोड लाए जाएंगे, और उस समय अगर माननीय संबंधित यूनियन के नेताओं ने अगर दक्षता नहीं बरती तो शायद भारतीय कामगारों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय किया जाएगा। यह निसंदेह भारतीय लोगों के लिए, खास करके मजदूरों के लिए निंदनीय है, उनकी तरफ से निंदनीय ही नहीं तो उनके जीने के जो पहलू है उन्हें भी निरस्त करने का मार्ग है। यह कानून जिस समय बना था, इसमें से अधिकतर कानून डॉक्टर BR अम्बेडकर के माध्यम से बनाया गया। तभी जाकर के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन्होंने दिए गए गाइडलाइंस के मुताबिक और अपने विद्वत्ता का प्रचुर मात्रा में इसमें उपयोग कर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से इस देश के अनेक रईसों, अनेक कारखानदारों, अनेक जो रईसों के हितों के लिए काम करते हैं, उन नेताओं के मर्जी के विरुद्ध अपने ख्याल रखते हुए भारतीय मजदूरों के हितों की रक्षा करने के संबंधित कानून बाबा साहब के माध्यम से बनाए गए थे। साथियों, यही महत्वपूर्ण कानून आज इस RSS प्रणीत BJP सरकार के माध्यम से निरस्त करने की कोशिश की जा रही है, और हम खामोश हैं। बावजूद इसके कि हम केवल थाली और ताली पीटने में मशरूफ है, हम हमारे बर्बादी के दिन रात मंसूबे रचने वाले मोदी के नाम से गौरवान्वित होकर के तालियां पीटते हैं। हमें जरा भी परवाह नहीं है कि यह सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। अगर यह दौर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे बर्बादी को आगे ले जाना वाला जो रास्ता है वह केवल उस अंधी खाई में ही गिरेगा, जहां से निकल पाना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरी बात ही माने या फिर किसी और के विरुद्ध न बोले,
लेकिन कम से कम आप लोगों को अगर अपना स्वयं का हित पता है या समझता है तो आपने अपने हकों के विरुद्ध, हकों के संदर्भ में जो अन्याय हो रहे उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। और यह आवाज़ उठाने के लिए आपको फिर से एक होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी जो यूनियन है काम करने वाली, खास करके प्रमुखता से 6 यूनियंस का अगर हम नाम लेते हैं, आईटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर सभा संघ, CITU और ये IUTUC, यह जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संगठनाएं, इनके नज़र में भी अगर ये बातें नहीं आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि यह देश और आपके संबंधित श्रमिक नेता किस ओर झुक रहे हैं। मुझे आप लोगों को आह्वान करना है, समता सैनिक दल की तरफ से मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, आप लोग आज यूं ही सोते रहे, यूं ही खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आपको आपके हितों की रक्षा करने वाले जितने भी कानून बनाए गए हैं वह आपके ही सामने ध्वस्त किए जाएंगे और फिर आपके सामने आपके मौत का मंजर देखने के बजाय दूसरा रास्ता नहीं होगा। यह समय है आपको अपने घरों से अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर निकलना होगा, रास्ते पे आना होगा। और जब तक आप रास्ते पे नहीं निकलोगे रास्ता नहीं निकलेगा। मैं इसी माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समता सैनिक दल आपका साथ देने के लिए हर पल तैयार रहेगा। बस आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, कोई दूसरा मसीहा आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए नहीं आएगा। और अगर यह कानून निरस्त होते तो फिर से दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर भी पैदा नहीं होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस संदर्भ में सोचे, अपने दोस्तों को, भाइयों को, साथी मजदूरों से बात करें, अपने नेताओं से बात करें, अपने नेताओं को इंसिस्ट करें कि उनके हकों की लड़ाई को रास्ते पे लाए, लड़े और संबंधित जो आपके प्रतिनिधि है, जो आपके हितों की रक्षा करने के लिए आपने चुन के दिया है, उन्हें भी जवाब पूछे और उन्हें भी सरकार के विरुद्ध गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं आपके दुखों पर जो आघात किए जा रहे हैं उनसे सरकार की मंशा पर नाखुशी जाहिर करते हुए आपको विनती करता हूँ कि बाहर निकले और अपने हकों की रक्षा कीजिए। समता सैनिक दल आपके साथ रहेगा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे बात करने की उम्मीद व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम।